मैं कल सरकार के एक मंत्री से मेरे साथी हनुमान बेनीवाल जी उनके कार्यक्रम में मिला था। मैंने उनको भी कहा कि सरकार के लोगों को इस तरह की सोच बदलनी चाहिए और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन है उनको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस देश से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। कोई अगर मुझसे हाथ बढ़ाता तो मैं दुश्मन से भी गले मिलता हूँ, लेकिन मेरे विचार, और मैंने फिर आपसे कहा कल गिरिराज सिंह जी सोचो ये पार्टी ज्वाइन बदल के इधर दूसरी पार्टी में आरजेडी में चले जाए तब क्या होगा। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं वैचारिक विरोधी हूँ। मेरा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, उनकी नीति की वजह से वो रहेगा। आप अभी मैं उनसे भी मिला, जितने नाम मांझी से आपको पता नहीं पता है, मैं उनसे मिला और मैं आपको बता रहा हूँ मैं उनके पास गया मिलने के लिए, बड़े हैं हमारे, और मैंने उनसे जानने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास बड़ा अनुभव है कि आपने आंदोलन कैसे चलाया, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ। और आप यहाँ समर्थन करने आपकी जीवन भीम आ रही है। ए भाई क्या समझाया गया तो नहीं समझ में आ रहा है, बाहर निकल। मोबाइल साइलेंट मोड में कर दो। काफी लोग समर्थन में आए थे इस पर, क्या देखिए, सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। पिछले 11 साल के कार्यकाल में एनडीए की जो केंद्र की सरकार है या स्टेटों में जहां जहां उनकी सरकार है, आप ये देखो उन्होंने जो कहा उसका उल्टा किया। अब वो कह रहे हैं कि हम वक्फ में इस तरह संशोधन जो कर रहे हैं इसके जरिए गरीब मुसलमान को लाभ होगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में है या मुसलमानों के खिलाफ? आप आम धारणा मानोगे पूरे भारत में, आप कहीं जाके किसी से पूछ लो, उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लीडरों के, उनके मंत्रियों के, उनकी सरकारों के उनके बयान, उनके जो हैं कथन, उनकी करनी को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो देश की लड़ाई नहीं, देश की तरक्की की लड़ाई नहीं, वो मुसलमानों को कमज़ोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नुकसान का पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हिस्ट्री में सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जब 2060-70 के दशक में जाके आज हम 2025 में हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हिस्ट्री पढ़ेंगी तो जानने का प्रयास करेंगे कि जब मुसलमानों पर इतना बड़ा जुल्म हुआ तो उनके पक्ष में कौन खड़ा था, उनके विरोध में कौन खड़ा था। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सिर्फ राजनीतिक जो है कुर्सी के लिए आज यहाँ कमजोरों के पक्ष में ना खड़ा हो जाए, मैं इस बात से सहमत हूँ। उनको आज जरूरत है, और आप जानते हैं जब जब किसी कमजोर को जरूरत पड़ी हो, किसी जाति धर्म का हो, उसके चाहे वो किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो या वक्फ का मामला हो, या कमजोर वर्गों पे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी पे कहीं भी कोई जुल्म हुआ, चाहे पार्लियामेंट में सड़कों, मैंने कभी अपने आप को उनसे अलग नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उस लड़ाई को लड़ा, आज में उस लड़ाई को लड़ना। मैं उनको समर्थन करने और विश्वास दिलाने आया हूँ कि हम आपके साथ करें। भाई महाबोधि महाविहार मुक्त करो का आंदोलन चल रहा है, 41-42 दिन लगा। सरकार कुछ हट नहीं, सरकार जानती है कि ये जो लोग आंदोलन चला रहे हैं ज्यादा दिन तक आंदोलन शायद चला नहीं पाएंगे, इसलिए सरकार चुपचाप बैठी। जिस दिन सरकार को ये एहसास हो गया कि आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी शक्ति बढ़ रही है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप याद करो 13 महीने तक किसान आंदोलन में बैठे रहे, सरकार चुप रही। लेकिन जैसे इलेक्शन आया, सरकार ने हाथ जोड़ के कहा कि हम किसानों की सारी मांगे मानते हैं। तो मैं फिर स्पष्ट करूंगा, आंदोलन में भी धार पैदा नहीं हुई। आंदोलन में धार पैदा होगी तो ज्यादा लोग उससे जुड़ेंगे तो सरकार अपने आप रास्ते पर आएगी। भाजपा के विधायक पार्टी को कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं। हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इस बात को, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को क्रिमिनल मानते हैं, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। हम तो जय भीम के नारे से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप कौन, तो मोदी जी को जय भीम बोलते हैं, अमित शाह जी को जय भीम बोलते हैं, तो वो जय भीम किसको बोल रहे हैं, वो क्रिमिनल किसको बोल रहे हैं? उनके विधायक। तो शायद मुझे लग रहा है कि वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि अपने नेताओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दोबारा से दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की जातियाँ, पृथक निर्वाचन की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। जब
सेपरेट इलेक्ट्रेट के मामले में तो ये रिजर्वेशन आया जब पूना पैक्ट हुआ। मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। उसका कारण ये था कि जिस तरह की हिंसा, जातिगत हिंसा कमजोर वर्गों पे हो रही है, तो अगर सेपरेट सेटलमेंट होगा तो शायद इस हिंसा से हम लोगों की जान बचेगी। जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। अभी तो जान पे के लाने हैं। अब बिहार को ही देख लो, मैंने आते गिनवाया कि 10-12 घटनाएं ऐसी हैं, कोमल पासवान से लेकर पूजा और तमाम जो हैं, जिनकी हत्या हुई हैं, शेड्यूल बैकवर्ड के लोग हैं और रेप हुए हैं। ये पिछले 12-15 दिन घटना है। तो इस जंगल राज में जातिगत जो है अन्याय वो बंद हो, इसके लिए जो है मैंने सेपरेट सेटलमेंट की बात की, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब की मांग थी कि सेपरेट सेटलमेंट हो जाता तो हमारी बस्ती अलग होती, शायद आज जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं हमें सहना पड़ता, हम कम से कम अपनी तरक्की के रास्ते खोज पाते, देश की तरक्की में योगदान दे पाते। देश के जाने माने कॉमेडियन कुणाल कामरा को दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो सरकारों के खिलाफ यूज ना हो, इसीलिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि एक हमारे जाने माने पत्रकार साथी हैं नौजवान, जो एक बुलंद आवाज़ है अनुराग ओझा, उन पे भी यहाँ बिहार में पटना में ही जंक्शन के पास हमला किया गया है। वो हमला इसलिए किया गया है कि वो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। विरोधियों को लगता है कि वो इस हमले से उनकी आवाज़ को दबा देंगे। कहीं पत्रकारों पे गोली चल रही है, आपने देखा हमारे यहाँ तो यूपी में वाजपेयी पत्रकार थे, उन पर सरेआम गोली उनको मारी गई। ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद बढ़ी है। पहले विरोध को सहन करना पड़ता था, विरोध को सुनना पड़ता था। आज लोगों में इस सरकार के नेताओं के नारों की वजह से, नारा आता ना गोली मारो सालों को, इन नारों की वजह से लोग हिंसक हो गए और वो हिंसा का सहारा लेके न्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। हालांकि संभव नहीं। आप जितना किस चीज़ पे जोर लगाओगे, दबाओगे, उतना ही शक्ति से आप एक पे जोर लगाओगे 10 तैयार हो जाएंगे। आप तो देखना सोशल मीडिया के जरिए हर घर में पत्रकार तैयार हो रहा है, तो कितने लोगों पे हमला करोगे? अगर ये जिन पे हमला हो रहा है वो लोग एकजुट हो गए तो शायद जो है सरकार को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ आप सबके माध्यम से कि वो हमारे साथी की FIR दर्ज करके और उन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने इस तरह की हिंसा करने का काम किया है। क्योंकि अगर इस तरह की हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं तो कल वो किसी और को बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बोध गया कब पहुँच रहे हैं? बोध गया कि अभी मंत्री जी आए थे, मेरी बात हुई है उनसे और मैंने उनसे कहा कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे या फिर वहाँ से कोई इस तरह के संदेश देने काम करेंगे तो मुझे एक दिन पहले बता दें तो मैं आ जाऊँगा। एक युवा जो सर आपको आदर्श मानता है तो 7 महीने से जेल में गोल्डन दास, मुझे आदर्श मानता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मैं संविधान के आधार पर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ कहता नहीं जिसके बाद फिर जो है अपनी बात से पीछे हटना पड़े। सर आप बेगमपुरा की बात करते हैं तो कैसे बेगमपुरा बनेगा, क्या प्लान है? हाँ, राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो बेगमपुरा बनेगा। बेगमपुरा का मतलब समझते हैं? बेगमपुरा, बिना गम का राज, जहाँ किसी जिंदगी में कोई गम नहीं, वो कोई किसी जाति का हो किसी धर्म का। तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा राज नहीं हो सकता जहाँ लोग बिना गम के जीवन जिए। मैं उसी विचार की बात करता हूँ। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये एक विस्तृत ऐसा समाज की व्याख्या है जहाँ सब लोग इंसाफ पसंद हो, सबके जीवन में खुशहाली। कोलियम सिस्टम पर मैं कल आवाज़ उठा चुका पिछले 2 दिन में, आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के माध्यम से। मुझे लगता है कि अब कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ है। सर एक बोध गया में प्रोटेस्ट भी कवरेज करने गए थे, वहाँ 10 घंटे तक बैठाया गया था। उसके आप ये सरकार का जो है, सरकार के अंदर डर पैदा हो गया है। वो पत्रकारों के आवाज़ को रोकना चाहती है। ये लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे, ये अच्छा नहीं। ये डर जो है सरकार का जो झलक रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता सोच समझ इसका हिसाब चुकाएगी। सर कुछ दिन पहले ही छपरा के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर आपकी तस्वीर लगी थी पोस्टर में और लिखा गया था कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए खतरा है, चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो, और एक जाति विशेष का नाम भी लिखा गया। मैं कल सरकार के एक मंत्री से मेरे साथी हनुमान बेनीवाल जी, उनके कार्यक्रम में मिला था। मैंने उनको भी कहा कि सरकार के लोगों को इस तरह की सोच बदलनी चाहिए और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन है उनको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस देश से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। रही बात चंद्रशेखर के फोटो को टिप्पणी करने की, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आलोचना से नहीं डरता ना विरोध से। आपको नहीं पता, मैं उड़ीसा गया था। जब मैं उड़ीसा गया तो वहाँ 200-300 लोग एक ग्रुप ने आके आंदोलन किया, धरना किया, नारेबाजी नहीं। मैंने उनसे, हमारे साथियों ने कहा कि वो ऐसा करना, मैंने उनको कहा कि अच्छा है, करने दो, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं।
लेकिन विरोध और उद्दंडता में फर्क है। विरोध अगर उद्दंडता के रूप में परिवर्तित होगा तो फिर उसको उस चुनौती को स्वीकार करना हमें आता है। तो कुछ दिन पहले ही संसद से तस्वीरें वायरल हुई जिसमें आप चिराग पासवान के साथ देखे गए, क्या कुछ बातें हुई है चुनाव के? देखो फिर मैं आपसे कहूँगा, चिराग जी या गिरिराज सिंह जी या आज नीतीश कुमार जी भी, आपको याद होगा मैं नीतीश जी से मिला था, जी तब सब लोग खुश थे कि नीतीश जी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं या इंडिया को छोड़ के भाजपा को हराने वाली टीम में शामिल हो जाएं। मैं ये प्रयास करता रहता हूँ, जी मैं सभी से कहता हूँ कि भाई वो आज के हालातों में छोड़ें। मैंने कल गिरिराज सिंह से भी कहा कि वो भी छोड़ें, इस सरकार को छोड़ के वो भी, आज ये समय है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े। मैंने मिले हैं सच्चे आप गिरिराज सिंह से? मैं मानव, मेरे अंदर किसी के प्रति कटुता नहीं। कोई अगर मुझसे हाथ बढ़ाता है तो मैं दुश्मन से भी गले मिलता हूँ, लेकिन मेरे विचार, और मैंने फिर आपसे कहा कल गिरिराज सिंह जी सोचो ये पार्टी ज्वाइन बदल के इधर दूसरी पार्टी में आरजेडी में चले जाए तब क्या होगा। मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं वैचारिक विरोधी हूँ। मेरा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, उनकी नीति की वजह से वो रहेगा जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलते। जैसे हम कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोग उनके विरोध में रहते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं, मैं चाहता हूँ समता के मार्ग पे आए। इस देश के हर वर्ग का व्यक्ति समता के मार्ग पर, वो इंसान को इंसान माने, वो उनके साथ जो है इंसानों जैसा बर्ताव करे, वो जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान के दूसरे को नीचा मान के छोटा मान के उसके साथ हिंसा या अपमानजनक रवैया ना करे। तो मैं चाहता हूँ ब्राह्मण इस देश के ब्राह्मण, इस देश के क्षत्रिय, इस देश के वैसे भी समता के मार्ग पर आ जाएं। लेकिन जो नहीं है, और जिस दिन ये आ जाएगा सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो शायद हम एक महान शक्ति देश के रूप में बन पाएंगे और दुनिया में हमारा जो है वो परचम लहराएंगे। देखिए सर, आप पे हमले करने वाले का तर्क ये है कि चंद्रशेखर आजाद एंटी हिंदू है, एंटी ब्राह्मण है। कैसे? मैंने कौन से ब्राह्मण की भैंस खोली भाई पता? ये तो हमले करने वाले ही का तर्क है सर। ठीक है, वो अब मैं कह रहा हूँ आप कोई अपराध करोगे तो आप अपने अपराध के पीछे कोई ना कोई तर्क तो दोगे भाई। अगर आप अपराध करोगे तो उसके पीछे तर्क नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो कुछ का तर्क ये है, कुछ को तो कहना ये है कि चंद्रशेखर को अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर देना चाहिए। जो लोग कमजोर वर्गों पे हमला नहीं रोक पा रहे। अच्छा, इतने जो जुल्म हो रहे हैं ये बिहार में, तो मैं बहुत कम आ रहा हूँ, तो बिहार में जो रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, इस पर क्या तर्क है उनके पीछे कि रेप करने वाला क्यों रेप कर रहा है, हत्या करने वाला हत्या क्यों कर रहा है? हत्या करने वाला भी तर्क दे रहा है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसकी हत्या कर दी। और रेप करने वाला क्या तर्क देगा कि मुझे लड़की सुंदर लगी से मैंने रेप कर लिया? क्या इन तर्कों के आधार पे आप किसी के अपराध को अपराध नहीं मानोगे? जो किसी पे हमला करेगा वो कोई भी हो, उसको उसकी सजा कानूनी रूप से मिलेगी। मैंने जो सवाल आज आपके सामने किया है, आप उसको पूछो कि जो लोग रेप कर रहे हैं वो इसके पीछे, अगर आप उनसे पूछोगे कि इसका कारण क्या है, पहले तो वो कहेंगे आपने किया नहीं, अगर वो मौके से नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अंत क्या कहेंगे, ये लड़की एरोगेंट थी, ये लड़की घमंड में थी, ये लड़की जो है इसने मेरी बात नहीं मानी, तो इस आधार पे आप रेप कर लोगे? मेरा मानना है अपराध के पीछे कोई तर्क नहीं हो सकता। चंद्रशेखर मानवतावादी और मानवता का लिए काम कर रहा है और मेरी किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, मांझी जी, और वैचारिक लड़ाई रहेगी। आप अभी मैं उनसे भी मिला, जितने आप मांझी से, आपको पता नहीं पता है, मैं उनसे मिला और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके पास गया मिलने के लिए, बड़े हैं हमारे, और मैंने उनसे जानने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास बड़ा अनुभव है कि आपने आंदोलन कैसे चलाया, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ? 1 घंटा में उनके पास बैठा। बिहार में दलितों को भगाया जा रहा है, भूमिहीनों को। अब वो यहाँ पावर में होकर नहीं कर रोक पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ चिराग जी पावर में है, यहाँ मांझी जी पावर में है, और वो फिर भी नहीं रोक पा रहे, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं उनकी जगह होता और अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाता तो लात मार देता कुर्सी को उसी दिन। तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी, रोज कर रही है। आप कहाँ, पिछली बार आप कहाँ से आए हैं? रोज तक बीमार में आंदोलन कर रही है। सर, पिछली बार पटना में आए थे तो आपकी जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, चर्चा का विषय बनी थी, उसको लेकर एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में एंट्री मार चुके हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होगा? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सब लोग उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे? देखो, तेजस्वी का अपना अधिकार है, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने तो सभी की सरकारें देखी, उनकी स्थिति कितनी बदली है इसका जवाब जिन लोगों की सरकार रही उनको देना चाहिए। SC ST OBC की स्थिति कितनी बदली है इसका जवाब माइनॉरिटी में मुसलमानों की, सिखों की, जैनों की,
स्थिति कितनी बदली है, इसका जवाब जो है वो सारी पार्टियों से हम लोग मांगने काम कर रहे हैं। और अगर ये पार्टी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ बिहार में इतना प्रेम हमें क्यों मिल रहा है, आप बताओ मुझे। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक हम पे अच्छा ऑप्शन नहीं था तो हम इन दलों को वोट दे रहे थे, ये हमारा वोट लेके अपना काम कर रहे थे। अब हमारा अपना दल आ गया है। काशीराम साहब कहते हैं दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहाँ आदमी मालिक होता है। तो यहाँ हमारा आदमी नेता बन रहा है, आत्मसम्मान जी रहा है, थाने कचहरी में जाके अपनी बात कह रहा है, अपने लोगों को न्याय दिला रहा है। इतने जुल्म हुए, कौन से में गए यहाँ के नेता जिन्होंने जाके किसी गरीब की लाश को उठा, किसी बच्ची को, मैं आपको मामले गिनाऊंगी,